तो देखिए, कल वो तारीख है जिसका इंतजार न केवल जनता बल्कि सभी सियासी दल बेसब्री से कर रहे हैं। 4 जून वो तारीख जो एक बार फिर इतिहास बनाएगा, नए लोकतंत्र का, नई सरकार का फिर नया अध्याय शुरू होगा। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल के दावों को मोदी मीडिया एग्जिट पोल बता रही है। आज नतीजों से कुछ घंटे पहले इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, जिनसे हम नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान पर बात करेंगे और पूछेंगे कि आज उनके क्या दावे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर नजर भी डालेंगे और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राजपाल सिसोदिया मौजूद हैं जो कि बीजेपी से हैं, और साथ ही अवनीश बुंदेला हैं जो कि भारतीय जनता माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए। उनसे भी समझेंगे और बात करने की कोशिश रहेगी। और सबसे पहले मैं बात करूंगी राजपाल सिसोदिया जी आपसे। एग्जिट पोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना रही है। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 29 में कितनी सीटें आप लोग ला रहे हैं? एग्जिट पोल के सिवा अपने आकलन से भी बताइएगा। जी, निश्चित तौर पर इस देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने भारतीय जनता पार्टी की जो विकास और सिर्फ विकास के। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। एक बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश के ग्राफिक्स के जरिए, वो मैं समझा दूं दर्शकों को। तो देखिए, इंडिया टीवी कह रहा है कि 28 से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। एबीपी कह रहा है 26 से 28 सीट बीजेपी को मिलेगी, 1 से 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इंडिया टुडे के आंकड़े बता रहे हैं कि 28 से 29 सीटें बीजेपी के दामन में जाने वाली है, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के पास जाएगी। ये एग्जिट पोल के वही आंकड़े जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो मोदी की गारंटी की बात एनडीए कर रही है। 2024 चुनाव के मुद्दे क्या थे वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। मोदी की गारंटी मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, संपत्ति बंटवारा, राम मंदिर और पीओके। तो वहीं इंडिया गठबंधन का मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, संविधान, जाति, ईडी, सीबीआई। इन तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा। अब जनता ने किस पर विश्वास जताया है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है, जो कि कल स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर किसके सर सजेगा ताज। तो देखिए, स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। राजपाल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, अवनीश जी कांग्रेस पार्टी से हैं, अपना अपना पक्ष रखने पहुंचे हुए हैं। राजपाल जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था और वो आंकड़े भी हमने दिखाए जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। क्या लग रहा है, ला रहे हैं आप लोग 28 से 29? जी, निश्चित तौर पर जो आंकड़े भी आपने दिखाए, ये आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस देश के अंदर तीसरी बार फिर से मोदी जी भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। देश की जनता ने मोदी जी की विकास की नीति, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों पर मोहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 29 सीटों को लक्ष्य रखकर और अपना काम किया था, और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के कार्य किए, जनता ने 29 की 29 सीट जिताने का मन मैंडेट दे चुकी है जनता। अब तो सिर्फ कल जो है 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 29 कमल के फूल की माला अर्थात 29 सीटों पर विजय श्री का वर्ण करके हम मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 29 कमल की माला हम कल पिनाने। ठीक है, 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं राजपाल सिसोदिया। अवनीश जी, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि आप लोग कितनी सीटें जीतेंगे? आप तो कह रहे थे कि 6-7 सीटें कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में लाएगी, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। देखिए रसिका जी, एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल भी एक एजेंसीज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने वो अपना जो सर्वे था वो आप लोगों को दिया, कई चैनल्स को दिया, आपने चला दिया। देखिए, ये एक शो है, ये कहीं ना कहीं जैसे हम भी अभी 7 बजे के विस्तार न्यूज़ के कार्यक्रम में बैठे हैं, ये शो है, वैसे ही एग्जिट पोल का भी शो है। जनता उसको देखना पसंद करती, क्योंकि आजकल देखें कोई नई फिल्म भी रसिका जी रिलीज होती तो उसके पहले जनता देखती कितने स्टार मिले, कैसी है, देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कितने करोड़ कमाएगी, कितनी ओपनिंग देगी, पहले से प्रेडिक्शन जाते हैं। वही स्थिति एग्जिट पोल की। जहाँ तक
मध्य प्रदेश की बात रसिका जी, मैं दावे से कहता हूं एग्जिट पोल पहले भी धराशायी हुए हैं और आज भी कल भी धराशायी होंगे। मध्य प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे, हम 1 दर्जन से ज्यादा। चलिए बता दीजिए कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना, कल वो दावों से पलटना ना पड़े, जवाब वही दीजिएगा। देखिए 2 सीटें जो हैं, 2 सीटें तो पहले ही आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। 27 सीटों की अगर मैं बात करूं रसिका जी, तो इनमें हम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मतलब 12 से 15 सीटें जीत कर लाएंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा रसिका जी, अभी 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, सारे एग्जिट पोल हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रहे थे, नहीं बनी, गलत साबित हुए। कई सारे एग्जिट पोल जो थे वो मध्य प्रदेश में भी कड़ी टक्कर बता रही थी, हम बुरी तरह हार गए, 66 सीटों पर हम सिमट गए। और कई सारे एग्जिट पोल थे खुले तौर पर तेलंगाना में हमको कहीं जिता नहीं रहे थे, हमको हिमाचल में कहीं जिता नहीं रहे थे। और आप देखें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में भी 126 सीट दे रहे थे रसिका जी, क्या हुआ? सारे एग्जिट पोल धराशायी। अब फर्क ये होता है कि नतीजों के बाद फिर एक कहीं से निकल के आते हैं, देखा हमने यही चलाया था। एक्चुअल हकीकत ये है, एग्जिट पोल मैंने शुरुआत में भी कह दिया है, जिस तरह से आपको याद हो पहले एक प्रमुख पेपर में जयप्रकाश चौकसी जी थे जो अब की नहीं रहे इस दुनिया में, वो फिल्म के बारे में लिखते थे। कई लोग सुनील गावस्कर की कलम से क्रिकेट के बारे में लिखा जाता था, वही प्रेडिक्शन एक एग्जिट पोल बनकर रह गए हैं। कभी 10 में से 1 बार सही निकल गए तो कहते देखा हमने कहा था वही हुआ, और 9 बार जो झूठ निकलते हैं उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि ठीक है, आप लोग एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और अवनीश जी कह रहे हैं कि 12 से 13 सीट आप लोग मध्य प्रदेश में जीत कर आ रहे हैं। क्या लग रहा है राज्यपाल जी, कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बार, कह रही है हमने तो पूरी तैयारी की थी और जीतेंगे भी हम ही। 12 घंटे की बात है, 12 घंटे बाद सारी स्थितियां सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने भी, प्रदेश की जनता के सामने भी। हम तो किए हुए काम के आधार पर जनता के बीच में थे। हम तो इस चुनाव में मोदी जी के विकास के और गरीब कल्याण के महापर्व के तहत जनता के बीच में थे, और निश्चित तौर पर जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, मतदान केंद्र के ऊपर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, प्रत्येक मतदान केंद्र के ऊपर वो मत प्रतिशत बढ़ाने में लगे थे। मत प्रतिशत अर्थात हमको मिलने वाला मत, वो बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। हमारी रणनीतिक तरीके से जो चुनाव में हमने रचना बनाई थी, उस रचना में हम सफल हुए हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कुछ नेता अभी से ईवीएम का रोना रोने लग गए हैं, और देखना आप इस निर्जीव वस्तु के ऊपर कल कांग्रेस ठिकरा फोड़ने का काम करेगी, क्योंकि वो अपने प्रस्ताव में कुछ किए नहीं सकती, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकती, ईवीएम मशीन ना प्रतिरोध कर सकती है ना प्रतिवाद कर सकती है, तो ईवीएम पे रोना शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह जी का भी हम बयान दिन में सुन रहे थे, बोल रहे थे वो कि ये नतीजे जो एग्जिट पोल में हैं बताएं, ऐसे अगर आते हैं तो ये ईवीएम के मत होंगे, ये जनता के मत नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार की बातें करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी हार का ठिकरा फोड़ने के लिए ईवीएम को चुन लिया है। कांग्रेस कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कंफ्यूजन अभी आपने देखा होगा जी, मैं आधे मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ कि ये एग्जिट पोल के जब निर्णय आने वाले थे तो कांग्रेस ने तय करा था कि उनके प्रवक्ता जो है इस प्रकार की डिबेट में नहीं आएंगे, पर फिर बाद में 24 घंटे के बाद में फिर से दूसरा पत्र आता है और अश्विन बुंदेला जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये इसलिए हो पा रहा है कि कांग्रेस के नेता कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं, क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, परस्पर अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता आपस में अविश्वास कर रहे हैं तो वे एग्जिट पोल पे कैसे विश्वास करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। चलिए ठीक है अवनीश जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। एग्जिट पोल पर तो विश्वास है नहीं, लेकिन ये कैसा कंफ्यूजन है कि पहले हम एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं बैठेंगे, उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि बैठेंगे। रसिका जी, हकीकत में आप देखें नेशनल मीडिया में कई तिहाड़ी जो है एंकर बड़े बड़े बनकर बैठे हैं, कई ऐसे गुणगान करते मोदी जी का, ऐसे लगता है कि पता नहीं मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या गहरा नाता है। हमने कभी भी रीजनल मीडिया के बारे में कभी सवाल, हमें सैल्यूट करता हूं आज विस्तार न्यूज़ को कि अभी आपने जो दिखाए मुद्दे के, कांग्रेस ने जो मुद्दे लड़े, कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वो बेरोजगारी के ऊपर लड़ा, महंगाई के ऊपर लड़ा, और कई सारे राहुल जी की 5 गारंटी के ऊपर लड़ा, क्राइम के ऊपर लड़ा, और आपने वहीं बगल में मोदी जी के भी आपने मुद्दे दिखाए जो चुनाव प्रचार में उन्होंने मंगलसूत्र का उपयोग किया, गाय भैंस का उपयोग किया, पीओके का उपयोग किया। तो ये बताता है कि ये फर्क है नेशनल मीडिया रीजनल। मैं सैल्यूट करता हूं विस्तार न्यूज़ को, आज मैं पहली बार आज विस्तार न्यूज़ पर आया हूं स्टूडियो में, वैसे कई बार जुड़ा हूं, तो ये मुझे देखकर अच्छा लगा कि रीजनल मीडिया में ये ईमानदारी है कि उन्होंने, आपने स्पष्ट, आपने कंपैरिजन कर दिया। याद हो मुझे, वो याद आ गया जब हम स्कूल में थे, डिफरेंस बिटवीन, तो आपने सीधा डिफरेंस कि हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपने दिखाया, और
और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रोपेगेंडा पर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपनी 10 साल की अगर कोई उपलब्धि है तो मोदी जी लेकर आते, लेकिन कोई उपलब्धि थी नहीं, असफलता थी। आपने जो काम किया, चाहे आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लागू की, आपने कभी उनके ऊपर चुनाव लड़ा ही नहीं। ये बताता है कि आपने सिर्फ समाज में, देश में तुष्टीकरण के द्वारा आपने झूठ फैलाकर, एक प्रधानमंत्री के से भाषण नहीं होना चाहिए कि वो आपकी गाय छोड़ लेगा, वो आपका स्कूटर ले जाएगा। साहब, मंगलसूत्र की बात रसिका जी, एक आखिरी बात रसिका जी, आज सोने का रेट 73 रुपए तोला है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र 20,000 रुपए तोला था। किसने मंगलसूत्र छीने? 1 ग्राम सोने का भी मंगलसूत्र आज की गरीब महिला नहीं बनवा पाई। चलिए, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर क्या इस बार जनता ने विश्वास जताया है या फिर नहीं। राजपाल जी जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो देखो इस चुनाव में मध्य प्रदेश में तो 29 में से 27 जगह लड़ी, और 27 जगह भी 27 नेता अलग अलग अपनी अपना राग बचा रहे थे। अब बात कही, अभी मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, हम पे तुष्टीकरण की बात की, हम पे तुष्टीकरण की बात की, शामिल कर लिया बीजेपी में, वो छोड़ के इनको चले गए, वो इनको छोड़ के चले गए, उसमें हमारा क्या दोष है साहब, ये बता दो आप तो। अब तुष्टीकरण की बात मेरे मित्र भी हम पे आरोप लगा रहे थे। अरे हमने संतुष्टीकरण की बात कही है इस देश के अंदर। हमने अगर प्रधानमंत्री आवास दिए तो फिर जाति देख के नहीं दिए, हमने अगर किसान सम्मान निधि दी है देश के किसानों को तो जाति देख के नहीं दिए। जहां एक तरफ अरे भाई आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, एक मिनट सुन लो ना। तो जहां एक तरफ कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम से देश को डराती रही बरसों बरस, वहां हमने संतुष्टीकरण का एक नया थ्योरी दी है, और उसके तहत आप देखेंगे कि देश के सभी वर्गों को, सबको साथ में लेकर सबके विकास और सबके विश्वास की बात हम कर रहे हैं। हमने ईडब्ल्यूएस को भी 10%, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने की बात कही है। हमने देश के, समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की बात कही है। यही संतुष्टीकरण है। ये तुष्टीकरण के अगेंस्ट संतुष्टीकरण की बात हमने कही है। तुष्टीकरण तो कांग्रेस कह रही है कि देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार किसका होगा? अल्पसंख्यक का होता है। इसको तुष्टीकरण बोलते हैं। हम कहते हैं देश में जिसके पास मकान नहीं है उनको सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। ये संतुष्टीकरण है। तो संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। रसिका जी, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा था और आपके चैनल पर प्रूव हुई। आपने फर्क दिखा ना कि मोदी जी ने इन मुद्दों पर, जो ये उनकी वे ऑफ टॉकिंग थी, ये उनके भाषण थे, और सबने, जनता ने सुना कि प्रधानमंत्री के भाषण। हमारा चुनावी घोषणा पत्र आता है, आप उसको मुसलमान समाज से खुले तौर पर आप कहते हो 1 करोड़ बार डाउनलोड हुआ, हम धन्यवाद साधुवाद देते मोदी जी को। और आपने अपने संकल्प पत्र की चर्चा ही नहीं की महाराज। क्या आपने क्या लिखा? किसी को पता ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का 2019 का संकल्प पत्र क्या था और आज का संकल्प पत्र क्या है। अगर हमने पहली नौकरी पक्की की बात की, अगर हमने रोजगार की बात की, अगर हमने 8,500 रुपए पर मंथ की बात की, अगर हमने मनरेगा की बात की, तो इनको इस पर जलन क्यों होती है? अगर हमने सस्ते पेट्रोल डीजल एलपीजी की बात की, अगर हमने कई सारी ऐसी बात की, हमने ओपीएस की बात की, अग्निवीर, चाह मोदी जी 73 साल में कह रहे हैं अब की बार, तीसरी बार, और आप अग्निवीर को 24 साल में रिटायर कर रहे हैं। आपकी बातों पर जनता ने विश्वास जताया कि नहीं, ये बताइए। क्या आप कह रहे हैं कि 12 से 13 सीट हम ला रहे हैं? अगर इतनी सीटें नहीं आती है तो क्या कांग्रेस फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े करेगी? देखिए, ईवीएम पर सवाल हम खड़े नहीं करते। ईवीएम पर सवाल खुद चुनाव आयोग और खुद ईवीएम खुद ही खड़े कर देती है कि वोटिंग हो जाती पहले दौर की, 10 दिन बाद एकदम चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है कि ईवीएम, अब बताएं 6%, 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ गया। मुझे बता दे, ईवीएम स्ट्रांग रूम से बाहर निकल कर आ गई या भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग जाके स्ट्रांग रूम में चले गए, जिससे 10 दिन बाद, अरे साहब 24 घंटे में कर देते, 2 दिन में कर दे, 10 दिन बाद आप आंकड़े जारी करते हो, 11वें दिन। तो सख्त तो देखिए होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। रसिका जी, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। ईवीएम खुद अपने आप को बदनाम करती है, हम बदनाम नहीं करते। अच्छा, तो जवाब दीजिएगा इसका। राजपाल जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। अब इनके नेता जो कह रहे हैं ईवीएम के बारे में, यही ईवीएम करते हैं, हम तो नहीं करते। हम तो सीधी सीधी एक लाइन की बात करते हैं, बैलेट से वोट, और वो सीधी सीधी एक लाइन की बात यह है कि हम मान्य परंपरा और मान्य संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास रखते हैं। चाहे फिर वो भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रोसीजर के माध्यम से कराया हो चुनाव की प्रक्रिया हो। हमने कभी भी इन व्यवस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। परंतु अविनाश जी की जो पार्टी है, इस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी जी का अवैध चुनाव डिक्लेयर होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, तो देश को इमरजेंसी झेलना पड़ती है। संवैधानिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, न्याय प्रणाली, सीबीआई,
आईबी जितने भी संवैधानिक संस्थान है उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उनको देश विदेश में बदनाम करना, ये कांग्रेस का एक नया सगल बन चुका है। कांग्रेस अपने नेताओं को तो संभाल नहीं सकती, अपना काम तो कर नहीं सकती, जनता के बीच में जनाधार बढ़ा नहीं सकते, विश्वास अर्जित कर नहीं सकते, तो जो विश्वसनीय संस्था है उन पे अविश्वास पैदा करने का, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। पर इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब भ्रमित नहीं हो रही है, अब भ्रम में नहीं आ रही है। ये कांग्रेस इसीलिए मुंह की खा रही है कि पहले जनता जागरूक नहीं थी, वो भ्रमित हो जाती थी। अब जनता पढ़ी लिखी है, यूथ पढ़ा लिखा है, जनता जागरूक हो चुकी है, अब वो भ्रमित नहीं होते, इसीलिए तो कांग्रेस ठिकाने लग गई। झूठ की बात कर रहे हैं अवनीश जी, कौन से झूठ की, बोलिए। इन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करते, उनके निर्णय का सम्मान करते, अच्छी बात है। और कहते हम कभी उनके खिलाफ नहीं जाते। चलो भैया, मैं भी हल बता देता हूँ। 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में हैं और बाहर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तो आप हैं, आप हैं भ्रष्टाचारी। मध्य प्रदेश में जैसी भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, और उसके बाद जमानत के लिए उनका वकील जाता है तो बार-बार ईडी सीबीआई कहते हैं कि नहीं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत देता है तो आपकी ईडी सीबीआई उसका विरोध करती है। क्या ये संवैधानिक भ्रष्टाचार अगर करेगा, भ्रष्टाचार अगर करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। ये मोदी के 2 चेहरे हैं, ऐसे कई सारे टॉलरेंस की सरकार है। भाजपा के लोग, मोदी सरकार कोर्ट में गई निर्णयों के खिलाफ और ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं। इनके 2 चेहरे टॉलरेंस की सरकार है। अरे साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, अवनीश जी, राज्यपाल जी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, एक-एक करके बोलिए। हाँ, आदिवासियों को जमीन में गाड़ा जाता, उनके मुंह पर पेशाब की जाती है, उनकी कांग्रेस हत्या का की जाती है। अभी देखा हमने, केजरीवाल के साथ कांग्रेस का क्या मतलब हुआ इसका? आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता देख रही है कि दलित आदिवासियों के साथ आप क्या कर रहे हैं। सागर की घटना याद है आपको कि 3 साल से पता एक परिवार पूरा आपने खत्म कर दिया। आपकी सरकार थी, उस जिले में 3 मंत्री थे, कहां गई आपकी जीरो टॉलरेंस की सरकार? ये बताता है कि झूठ बोलते हैं ना, तो आपकी, और उसमें भी आपका एक दलित पे जवाब शर्म आनी चाहिए। राज्यपाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने भी मुख्यमंत्री की, मुझे बताएं, आपने कहा जीरो टॉलरेंस, मुझे बताएं सागर के मामले में क्या जीरो टॉलरेंस है? भूपेंद्र सिंह के समर्थकों पर कब कार्रवाई होगी? सागर के मामले में भी जवाब देने की स्थिति में हूं, पर मुख्यमंत्री जो सागर के विषय में क्या हुआ मुझे बताएं। सीधी में जिसके मुंह पर पेशाब की थी उस विषय में क्या हुआ? कांग्रेस सिर्फ खड़ी सीएम है, हाउस में बुलाने से कुछ नहीं केजरीवाल होता। आरोपी है, जेल के अंदर है। अब आपका क्या कहना है इसके ऊपर? और जहां तक सागर की घटना है, जहां तक सागर की घटना है, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, इस देश के आदिवासियों का, इस देश के दलितों का मान किसी ने बढ़ाया है, तो हमारी सरकार क्या कर रहे हैं? राज्यपाल जी बताएं, आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस हो गया? आप बताने दीजिए, अब मैं बता दूं, आप बताने दीजिएगा, अब मैं बता दूं, आप सुन लीजिएगा एक बार। देखिए, इस देश के अंदर दलित और आदिवासियों के साथ में पहली बार उनका गौरव बढ़ाने का काम किसी सरकार ने किया तो हमने किया। आप सुन लो, आप चुप रहो, आप इमारतों के नाम बदले, चलो फिर आप ही बोल लो, इमारतों के नाम आप ही बोल लो। आप तो मुझे बताओ जो मैंने अरे भाई, जो मैंने घटनाएं गिनाई हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि देश की संवैधानिक संस्था, अगर इस देश के ओबीसी को, अपनी संस्था ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो देश में गैर कांग्रेसी सरकार आए इस बात का इंतजार करना पड़ता है 60 साल। अगर इस देश के आदिवासी अंचलों में आदिवासियों को अपने मान गौरव को बढ़ाने का अवसर प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो देश को इस बात का इंतजार करना पड़ता है कि इस देश के अंदर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो उसके बाद में यहाँ के इस देश के गरीब लोग जिनके छत नहीं थी उनको आवास मिलने का काम होता है। अरे शर्म करनी चाहिए कांग्रेसियों को कि उन्होंने शौचालय जैसी प्राथमिक आवश्यकता तक देने के लिए इस देश की जनता को इस बात का इंतजार करना पड़ा कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो देश की जनता को शौचालय मिले। आप जवाब दीजिए जल्दी से, ओबीसी का भला करेंगे। हाँ। जो आपने ओबीसी मुख्यमंत्री बना के रखा 18 साल, लेकिन फिर भी आप ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दे पाए। हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने मात्र 15 महीने में 27% आरक्षण दिया, आपने उसको भी खा लिया, उसको भी आपने घटाकर 12 कर दिया और 12 भी देने वाली हमारी ठीक है, हम बात कर रहे थे। मैं वही कहता हूं कि भाजपा की नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। उनके 2 चेहरे। देखिए, 4 जून वो तारीख आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से सेम रहेगा, जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा। अवनीश जी, आपने कहा 12 से 13 सीट लाएंगे, यही कह रहे हैं अब भी
यही दावे हैं आपके? देखिए- कल मैं फिर आऊंगी देखिए, आपके पास मैं पूछने। स्पष्ट कह रहा हूँ, हमारी सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा रहेंगी। ठीक है। और नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 295 सीटों का दावा किया है और आप देखेंगे हम इससे भी ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। ठीक है, ठीक हम है। सरकार राजपाल जी, कितनी सीटें ला रहे हैं एमपी में? मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक सीट इनके पास छिंदवाड़ा जो पहले थी वो भी हम इस बार जीत रहे हैं और देश के अंदर अच्छे बहुमत के साथ 400 पार के साथ देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनने जा रहे हैं। मैं आपको और सब दर्शकों को बधाई देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के डिबेट में शामिल होने के लिए। और आप दोनों ने दावे तो कर दिए, आप कल नतीजे बताएंगे और फिर हम माइक लेकर आपसे पूछेंगे कि दावे तो आपने किए थे, क्या हुआ उन दावों का। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी देखते रहिए विस्तार न्यूज।